थे और आई थिंक कल हमने स्टमक तक कंप्लीट कर लिया है। मुझे कंफर्म कर दें, ठीक है। जहां तक मुझे याद है कि स्टमक तक कल हो गया था, स्टमक के आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टमक के बाद कल इस बात का जिक्र किया गया था कि ग़िज़ा स्टमक से निकलकर ड्यूडिनम में आती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। ड्यूडिनम में आती है तो आपके दो ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, एक लीवर और एक पैंक्रियास, ठीक है। दोनों ग्लैंड्स 1 बाय 1 एक्टिव हो जाते हैं, लीवर और पैंक्रियास। दोनों ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे हम। सबसे पहले लीवर की लोकेशन होल राइट अपर एब्डोमेन, होल राइट अपर एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन में राइट साइड पे कंप्लीटली लीवर होता है, यानी कि आगे पीछे राइट साइड टोटली पूरा एरिया लीवर से कवर्ड होता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर के दो लॉब्स हैं, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट है। राइट थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होता है दो सब लोब में। ये सब लोब है 1 और 2, ये सब लोब्स हैं, ठीक है। तो राइट लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब लोब्स। तो लीवर के दो लॉब्स हो गए, राइट और लेफ्ट। राइट इज लार्जर देन लेफ्ट एंड राइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब लोब्स। दोनों लॉब्स के इन बिटवीन, दोनों लॉब्स के इन बिटवीन ग्रीनिश पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर। यकीनी तौर पे आपको याद होगा, लीवर बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। 8 गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, 20% लीवर में ही होती है, ठीक है। लेकिन 80% बाइल की स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होती है। लीवर के दोनों लोब से और गॉल ब्लैडर से डक्ट्स निकलती हैं। जैसे कि देखें, एक डक्ट, इसे कहेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट लोब, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और एक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलती है, इसे कहेंगे सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और एक डक्ट लीवर के राइट लोब से निकल रही है, इसे कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। तो इस तरीके से 3 डक्ट्स हैं, राइट लोब से राइट हेपेटिक, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक, और गॉल ब्लैडर से तीसरी डक्ट निकलती है, जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये सिस्टिक डक्ट नीचे जाके कंबाइन हो जाती है, और जब ये कंबाइन हो जाती है तो हम इस हिस्से को कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट, जो तीनों डक्ट्स के मिलने से बनती है।
ये कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में दाखिल होता है, जहां पर आपकी गिजा मौजूद है। बाइल का फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करता है, क्या मतलब है इसका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, डेफिनेशन लिखें। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फैट्स, सॉलिड जमे हुए चर्बी को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फैट्स conversion of solid fats into milky suspension, conversion of solid fats into milky suspension। जिस तरह से आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब घी पिघल जाती है तो वो जिस तरह से आपको नजर आता है, इस तरह से इमल्सिफिकेशन के बाद फैट्स भी ऐसा ही नजर आता है, ठीक है। और जिस तरह से सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा घी जम जाती है तो ये लुक होती है बिफोर इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन के बाद फैट्स मिल्की सस्पेंशन जैसी कंडीशन में आ जाता है। बाइल में क्या होता है? बाइल के अंदर दो चीजें होती हैं, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट्स में दो किस्म के पिगमेंट्स हैं। एक है बिलीरुबिन, जिसका कलर होता है येलो, बुक में रेड लिखा हुआ है, करेक्शन कर लीजिए। जहां पे टीचर कहता है करेक्शन कर लें वहां करेक्शन कर लिया करें, और जहां टीचर कहता है कि बुक को फॉलो करें, अगरचे की मिस्टेक है लेकिन फिर भी बुक को फॉलो करें, तो वहां पे बुक को फॉलो किया करें। यहां करेक्शन चाहिए। बिलीरुबिन का कलर रेड नहीं येलो होता है। दूसरी चीज है बिलीवर्डिन, इसका कलर ग्रीन है, लेकिन चूंकि बिलीरुबिन ज्यादा होता है इसलिए प्लाज्मा की तरह बाइल भी हमें येलो ही नजर आता है। जिस तरह से प्लाज्मा येलो नजर आता है, इस तरह से बाइल भी हमें येलो नजर आता है। तो प्लाज्मा के येलो होने की वजह भी बिलीरुबिन है और बाइल के येलो होने की वजह भी बिलीरुबिन है। नाउ बाइल सॉल्ट्स, एक है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दूसरा है सोडियम टॉरोकोलेट। ये दो मेन हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि जर्मीसाइड वर्क करेगा। इसके अलावा एक चीज होती है फॉस्फोलिपिड और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। यही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो गॉल स्टोन बन जाता है, ठीक है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन जाए, ज्यादा स्टोर हो जाए तो गॉल स्टोन बन जाता है। तो यह है बाइल की कंप्लीट कंपोजिशन। अब तक जितना पढ़ाया है वो सब कुछ बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी के हवाले से, तो बाइल के हवाले से मैंने और लीवर के हवाले से मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं इस वक्त सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपकी कोई चीज़ मिस हुई।
नाउ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की लोकेशन होती है जस्ट बिहाइंड द स्टमक, लेकिन याद रखिएगा कि स्टमक के पीछे होता है, लेकिन बिल्कुल पीछे नहीं होता, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। जैसे स्टमक तो बिल्कुल डायफ्राम के नीचे होता है, तो पैंक्रियाज बिल्कुल डायफ्राम के नीचे नहीं होता, थोड़ा सा और नीचे होता है। तो स्टमक के पीछे और थोड़ा सा नीचे की तरफ पैंक्रियाज होता है, और इस पैंक्रियाज से सिक्रीट होगा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक जूस एक डक्ट के जरिए रिलीज होगा, जिसे कहेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। ये ड्यूडिनम तक अप्रोच करती है, क्योंकि आपकी गिजा ड्यूडिनम में है। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज बाय पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडिनम में दाखिल होगी। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, आइए देखते हैं इसकी कंपोजिशन। इसके अंदर एक होता है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। दूसरी चीज होती है लाइपेज, जो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज फॉर फैट्स, ये दो चीजें आपके पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद हैं। और तीसरी चीज है ट्रिप्सिनोजिन। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि जिस एंजाइम के नाम के आखिर में जिन लगा हुआ हो वो इनएक्टिव होता है, तो उसे एक्टिव करने के लिए आपको एक्टिवेटर चाहिए। वो एक्टिवेटर है इंटीरोकाइनेज। तो एंजाइम इज कंबाइंड विद इंटीरोकाइनेज, और ये इंटीरोकाइनेज ड्यूडिनम के अंदर होता है। तो जब पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में आएगा, तो ड्यूडिनम में इंटीरोकाइनेज होता है जो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव कर देगा, और उस एक्टिव फॉर्म को हम कहेंगे ट्रिप्सिन। एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। जैसे कल हमने पढ़ा था पेप्सिनोजिन से पेप्सिन, इस तरह से ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये पेप्टोन्स को और प्रोट्यूसिस को कन्वर्ट करेगा इनटू पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पेप्टोन्स और प्रोट्यूसिस को कन्वर्ट करेगा इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। कल हमने पढ़ा था कि पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और प्रोट्यूसिस में, तो अब अगला रिएक्शन पेप्टोन्स और प्रोट्यूसिस की वजह से होगा और पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो ड्यूडिनम तक हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया। सीबीडी का फुल फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट।
जिनके साथ नेट प्रॉब्लम थी, मैंने इसी वजह से आज थोड़ी सी अपनी पॉलिसी चेंज की है कि बहुत सी चीज़ें जो हम डिक्टेट करवाते थे, तो नेट की वजह से मैंने आज सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दी हैं। ठीक है, तो जिनके साथ भी नेट का इशू है वो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड से सारी चीज़ें कॉपी कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, जितना पढ़ाया वो सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैंने पोजीशन मेंशन किया है कि लीवर के जो राइट लॉब्स हैं उसके 2 सब लॉब्स होते हैं, तो देखें लिखा हुआ है वहां पे ऊपर 1 नीचे 2। नेट इशू थोड़ा सा हमारी तरफ से भी है, जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने भी थोड़ी सी क्लास रोक दी है। और नेट इशू सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, जेजुनम एंड इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ड्यूडेनम था और ये 2 हैं जेजुनम और इलियम। जेजुनम की लेंथ होती है 2.4 मीटर, इलियम की लेंथ होती है 3.6 मीटर, तो इस तरह से टोटल लेंथ बन जाती है 6 मीटर। और इसमें ड्यूडेनम के 25 सेंटीमीटर ऐड कर लें, ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ होती है 6.25 मीटर। 6.25 मीटर, क्योंकि 6 मीटर हो गए इन दोनों के और 25 सेंटीमीटर होता है ड्यूडेनम का, तो इस तरीके से टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.25 मीटर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर मजमूई तौर पे 5 एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम इरिप्सिन, ये प्रोटीन कैटालाइटिक एंजाइम्स हैं, जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन पढ़ चुके हैं, ये इरिप्सिन है। और इरिप्सिन क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन के काम को आगे बढ़ाता है। हमने ट्रिप्सिन में पढ़ा था कि पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, तो इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। दोबारा सुन लीजिए, मैं चीज़ों को रिपीट भी कर रहा हूं। अगर किसी के साथ जो है वीडियो प्रॉब्लम है तो आप ऑडियो से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ज़बानी 2 से 3 दफ़ा बताई जा रही हैं आपको। पॉलीपेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू एमाइनो एसिड बाय द हेल्प ऑफ इरिप्सिन। दूसरा एंजाइम है लाइपेज, ये फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, into fatty acid and glycerol. Number 3, सैकरेज एंजाइम, जो कन्वर्ट करता है सुक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चौथा एंजाइम है लैक्टेज, जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज माल्टेज, जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, इसलिए कि एक माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं। तो मजमूई तौर पे ये 5 एंजाइम्स हैं। सैकरेज, लैक्टेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, जो बिल तरतीब सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को कैटालाइज करता है।
यकीनी तौर पर आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। तो एब्जॉर्प्शन इलियम की विलाई में होती है। विलाई कहाँ होते हैं देख लीजिए, ये इलियम की दीवारों में दोनों तरफ से पैकेट्स बने हुए हैं। इन पैकेट्स को हम विलाई कहते हैं और विलाई के अंदर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए दोबारा। इलियम की दीवारों में दोनों तरफ पैकेट्स बने हुए होते हैं। पैकेट्स को विलाई कहते हैं। जो फूड डाइजेस्ट हो जाए वो इलियम की विलाई में, जो फूड डाइजेस्ट हो जाए वो इलियम की विलाई में स्टोर हो जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद अगला प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कैसे होगी? विलाई के अंदर होते हैं लैक्टियल्स। विलाई के अंदर होते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स में दो चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिम्फ वेसल। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिम्फ वेसल, दो चीजें लैक्टियल्स में होती हैं। लैक्टियल्स क्या होते हैं? ये विलाई में होते हैं। तो विलाई के अंदर लैक्टियल्स और लैक्टियल्स में दो चीजें हैं। तो एसिमिलेशन का प्रोसेस कैसे होगा कि फैट्स की एसिमिलेशन तो होती है लिम्फ वेसल से, फैट्स की एसिमिलेशन होती है लिम्फ वेसल से, और जो आपकी रिमेनिंग फूड है, जो बकिया आपकी गिजा है, वो सारी चीजें ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एसिमिलेट होती हैं। रिमेनिंग फूड बाय ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल एंड फैट्स बाय लिम्फ वेसल। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 4 एस्पेक्ट्स मुकम्मल हुए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। अब हम बात करेंगे आखिरी स्टेप की, इजेशन, और हमारे पास हेडिंग है लार्ज इंटेस्टाइन। सिर्फ ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आए, क्योंकि ब्लैक ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू अदर कलर्स। किसकी लेंथ बेटा? आई थिंक ड्यूडिनम की पूछी है शायद आपने। तो ड्यूडिनम की लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। जेजुनम और इलियम बड़े होते हैं, इसकी लेंथ आप मीटर डिस्कस करते हैं। देखिए अभी आप पढ़ लेते हैं, ये इलियम का आखिरी हिस्सा है। इलियम के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सीकम है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, सीकम। यहां से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करता है, ये हिस्सा कहलाता है असेंडिंग कोलॉन। जो चीज नीचे से ऊपर जाए आप उसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। तवज्जो रखें। आप देखें, आपको बीच में एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है, ये जंक्शन है बिटवीन सीकम एंड कोलॉन, और इस जंक्शन के अंदर आप ये देख सकते हैं वॉर्म लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। आपकी बॉडी में नीचे की तरफ राइट साइड पे होता है। तो अपेंडिक्स सीकम और कोलॉन के जंक्शन पर पाया जाता है। उसूल समझें पहले। उसूल ये है कि अनडाइजेस्टेड फूड, जो गिजा डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो इलियम से कोलॉन में, और कोलॉन से इलियम से सीकम में, और सीकम से कोलॉन में जाता है। रेड डॉट देखें कहां लगेगी। अनडाइजेस्टेड फूड इलियम से सीकम और सीकम से कोलॉन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सीकम से कोलॉन में जाने के बजाय अपेंडिक्स में चली जाती है। ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है। कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम जेनेटिकल होती है, यानी कि माँ बाप के अंदर ये मसला है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर बचपन से ही यानी कि बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है कि अपेंडिक्स की जो दीवार है वो थोड़ी सी उसका डायमीटर ज्यादा होता है, ब्रॉडनेस होती है, तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड आसानी से जा सकता है। तो ये माल फॉर्मेशन कहलाता है। माल फॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल वेरिएशन, और ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है और ये जेनेटिकल फीचर में आता है। ठीक है, तो उस फैमिली में माँ बाप को भी अपेंडिसाइटिस हुआ होगा या होगा और बच्चे को भी हो सकता है। तो ये जेनेटिकल मालफॉर्मेशन है कि जेनेटिकली आपका स्ट्रक्चर नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ये जो आप गैप देख रहे हैं ना अपेंडिक्स की दो दीवारों का, ये जो गैप है, मैंने ऊपर डायमीटर थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आप लोगों को नजर आए, समझ में आए, वरना ये इससे भी बारीक होता है, डायमीटर इससे भी कम होता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड के जाने के चांसेस होते ही नहीं है। यही वजह है कि अपेंडिसाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो 10,000 लोगों में से किसी एक को होता है। इसका रेशियो है 10,000:1। 10,000 लोगों में से किसी एक को अपेंडिसाइटिस होता है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जब अपेंडिक्स में चली जाती है तो चूंकि ये टॉक्सिक फूड है, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ और डाइजेस्ट हो भी नहीं सकता, तो इसकी वजह से अपेंडिक्स की स्वेलिंग हो जाती है और अपेंडिक्स की स्वेलिंग को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, और ये कब होगा? जब अनडाइजेस्टेड फूड जिसको जाना था सीकम से कोलॉन में, लेकिन वो कहां चला गया? सीकम से अपेंडिक्स में। इसकी इंडिकेशन ये होती है कि सीवियरली पेन होता है राइट ट्रंक में नीचे की तरफ, यानी कि नाफ से नीचे राइट साइड पर सीवियर अनबेयरेबल पेन होता है। ठीक है, ये अपेंडिसाइटिस का पेन है और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में बदल जाता है कि लेवल ऑफ स्वेलिंग क्या है। बास कंडीशन में इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी सेम डे जो हम ऑपरेट कर देते हैं। बास कंडीशन में शेड्यूल्ड ऑपरेशन होता है, यानी कि इमरजेंसी नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि स्वेलिंग कितनी हुई है। अपेंडिक्स के बारे में आपने इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। आजकल आप लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं मिस से, तो आपने पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन के अंदर के अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल पार्ट है। वेस्टिजियल पार्ट उसे कहते हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद हो तो फायदा पहुंचाती है और निकाल दें तो नुकसान नहीं होता है, तो फायदा, निकाल दें तो नुकसान नहीं होगा। यही वजह है कि जिन लोगों के अपेंडिक्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाए उनके अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, और इस सर्जिकल प्रोसेस को हम अपेंडेक्टमी कहते हैं। अपेंडेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अब यहां जहनों में एक सवाल आता है कि अपेंडिक्स को अगर निकाल दें तो क्या बॉडी को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले जवाब दे दिया उसका, लेकिन थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। देखिए, इस अपेंडिक्स में इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, और इकोलाई बैक्टीरिया आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। लेकिन कैसे? कि ये इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये अपेंडिक्स से सीकम में जाता है, क्योंकि गिजा सीकम से कोलॉन में जाएगी, गिजा सीकम से कोलॉन में जाएगी, गिजा सीकम से अपेंडिक्स में नहीं जाती। ठीक है, बैक्टीरिया सीकम में आता है। तो साइंस ये कहती है कि 80% इकोलाई बैक्टीरिया अपेंडिक्स में रहते हैं और सीकम में जाकर सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन 20% इकोलाई बैक्टीरिया सीकम में भी होता है। तो अगर किसी का अपेंडिक्स रिमूव कर दें तो भी उसके फूड के डाइजेशन में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सीकम के अंदर भी इकोलाई बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, तो ऑपरेशन करने से, अपेंडिक्स को निकालने से इंसान के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, क्योंकि होता यह है कि अगर इकोलाई बैक्टीरिया कम है तो सेल कम डाइजेस्ट होगा, जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो रिमूव हो जाएगा। लास्ट 2 हेडिंग्स आज की क्लास में, इसके बाद 2 क्लासेस और होंगी इस चैप्टर की। कोलॉन, कोलॉन के 4 हिस्से होते हैं।
ये पहला हिस्सा आप देख रहे हैं, नीचे से ऊपर जाता हुआ राइट साइड पे असेंडिंग कोलॉन। ये हिस्सा डायफ्राम के साथ साथ मूव करता है, इसे कहते हैं, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर 2 है। नंबर 2 का नाम है ट्रांसवर्स कोलॉन, जो कि डायफ्राम के नीचे होगा। यहां से आपका कोलॉन नीचे की तरफ आता है, तो जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। तो कोलॉन जो होता है वो डायफ्राम के नीचे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी के अंदर होती है। जो जगह आपको नजर आ रही है पूरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर चौथा हिस्सा जो आपकी बुक में नहीं है वो है सिग्मॉइड कोलॉन। ये सिग्मॉइड कोलॉन वो पार्ट है जो कि डिसेंडिंग कोलॉन को रेक्टम से मिलाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन को रेक्टम से मिलाता है। तो इस हिस्से का नाम आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। यहां तक जो पढ़ाया है उसको दोबारा सुने। जो कोलॉन नीचे से ऊपर गया असेंडिंग, जो डायफ्राम के साथ साथ मूव कर रहा था, वो था ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर तीसरा हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर नीचे देखें, डिसेंडिंग कोलॉन को जो रेक्टम से मिलाएगा वो पार्ट कहलाता है सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। यानी कि वो पार्ट, कोलॉन का वो पार्ट जो सिग्मॉइड कोलॉन है, ये डिसेंडिंग कोलॉन को रेक्टम से मिलाता है। ठीक है। कोलॉन का फंक्शन इससे पहले भी पढ़ाया था, याद होगा। कोलॉन का फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन। किस चीज की? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्पेशली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्पेशली 90% वाटर और 10% में विटामिन्स और मिनरल्स। तो कोलॉन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। ऊपर का कौन है ये? ऊपर का, ऊपर का देखो, ये रेक्टम है, ये रेक्टम है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। इसके नीचे ये दो वेल्व होते हैं और ये पूरा हिस्सा जो होता है ये वाला, इसे एनल कैनाल कहते हैं, एनल कैनाल। और देखिए ये दो वेल्व हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इनके नाम नीचे लिखूंगा। जो ऊपर की तरफ है ये है इंटरनल एनल इंस्पेक्टर, और जो दूसरे नंबर पे है ये है एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर। तो जो इंटरनल होता है ये इनवॉलेंट्री है और एक्सटर्नल वॉलेंट्री है, ठीक है। तो रेक्टम इज अ बाउल, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और इसके नीचे एनल कैनाल होती है जिसको सिंपली लोग एनस कहते हैं, एनल कैनाल। एनल कैनाल के दो वेल्व हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल है नंबर 1 पर, ये इनवॉलेंट्री है। स्टूल यहां तक जब पहुंचता है तो स्टूल फीलिंग आती है, और फिर उसके बाद जो है नंबर 2 पे
एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर है जो कि स्टूल को, फीसिस को बॉडी से रिमूव करवाता है, जिसको हम इजेशन कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा क्लास के अंदर नेट के हवाले से, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा बार बार इंटरवेल करना पड़ा, मुझे ब्रेक लेना पड़ा, और टॉपिक बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ाना था, तकरीबन कोशिश थी कि हाफ टॉपिक जो है वो आज कवर हो जाए, लेकिन वो आज नहीं हो सका इंटरनेट की वजह से। ठीक है, लेकिन बहरहाल 99% जो है मैं भी सेटिस्फाई हूँ, बच्चे भी होंगे, वो एक आध दो बच्चा शायद ऐसा हो जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑडियो वीडियो में थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन ये कि ओवरऑल 99% जो है वो वर्क हमारा जो है परफेक्टली हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे जीआईटी डिसऑर्डर, और उसके बाद एक और टॉपिक होगा हमारा बॉटनी सेक्शन से। ठीक है, अब आपको हम एक एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी है उसमें, उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद आज क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव, ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ आपके अभी चलाएं बीच में, शेयर नहीं करें, चलाएं थोड़ा सा, बस क्लिक करें। अब यहाँ से इसको मिनिमाइज करके स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, चला स्क्रीन शेयर प्ले करना। खत्म होने के
fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. बच्चों दोबारा से दिखा दो शुरू से आवाज के साथ जी दोबारा से देख लीजिएगा Used to build complex substances like proteins and ends at the anus. This can also for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with the buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid, and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the
upper side of the abdomen. To the right, it is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials. The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. Okay, students, मजा आया?